हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की व्यष्टि, एचयूएफ और फर्म के लिए आधारभूत और अतिरिक्त शर्तों का हमने अध्ययन किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं निवास स्थान के आधार पर कर का भार किस तरह से करदाता पर पड़ता है। विभिन्न स्थिति में करदाता की कुल आय का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किया जाता है। पहला, निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग यदि हमारा असेसी रेसिडेंट इन इंडियन रेसिडेंट है तो उस निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या समझी जाने वाली समस्त आय। गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय। गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई समस्त आय। ये सभी आय निवासी करदाता के लिए कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण करते समय गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझे जाने वाली समस्त आय। गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उपार्जित हुई या उदय हुई समझे जाने वाली आय। गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई वह आय जो ऐसे व्यापार से प्राप्त हो जिसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो अथवा भारत में स्थापित किसी पेशे से प्राप्त आय हो। अब हम पढ़ेंगे अनिवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। अगर आपका करदाता अनिवासी है तो क्या होगा? गत वर्ष में करदाता या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझे जाने वाली समस्त आय। गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई समझे जाने वाली समस्त आय। इसी तरह अनिवासी करदाता की विदेशी आय पर कर नहीं लगता, चाहे वह उसे गत वर्ष में ही भारत में ले आए। तो हमने हमारी जो 3 कैटेगरीज ऑफ असेसी होती है, निवासी करदाता, अनिवासी करदाता और असाधारण निवासी करदाता, तीनों की दशा में उसकी ऐसी कुल आय का निर्धारण हमने किया जिस पर कर लगाया जाता है। अब हम निवास स्थिति के आधार पर किस तरीके से किसी असेसी की टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट करेंगे, उसकी हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। हमारी पहली जो प्रॉब्लम है वो है श्री प्रकाश जो भारत के नागरिक हैं। तो प्रकाश क्या हुए? रेसिडेंट इंडियन। तो श्री प्रकाश जो भारत के नागरिक हैं 1 जुलाई 2018 को प्रथम बार जापान गए और 25 मार्च 2019 को वापस भारत लौट आए। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए इनकी निवास स्थान संबंधी स्थिति को कारण सहित हमें समझाना है। देखिए, हमारा जो असेसी है मिस्टर प्रकाश, वो 1 जुलाई 2018 को गए हैं और वापस कब लौटे हैं? 25 मार्च 2019 को वो जापान से वापस आ गए हैं। अब हमें उनकी निवास स्थिति को समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि श्री प्रकाश रोजगार हेतु गए हैं तो अनिवासी अन्यथा निवासी करदाता के रूप में निर्धारित किए जाएंगे। हमने पढ़ा था निवासी करदाता की स्थिति में कुछ अपवाद में। उसमें एक अपवाद ये था कि यदि रोजगार के उद्देश्य से भारत छोड़ के कोई विदेश जाता है तो उसे हम क्या मानते हैं? अनिवासी करदाता मानते हैं। तो अगर वो रोजगार के लिए गए हैं तो वो अनिवासी करदाता माने जाएंगे, अन्यथा निवासी करदाता माने जाएंगे। दूसरा, क्या एक कंपनी भारत में असाधारण निवासी हो सकती है? यदि हाँ तो कंपनी को कौन सी शर्त पूरी करनी होगी? हाँ, इसका जवाब क्या होगा कि एक कंपनी की निवास स्थिति 2 ही होती है, या तो वो निवासी होती है या अनिवासी होती है। कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती। तो जब वो असाधारण निवासी नहीं होती
तो उसे कोई पूरी शर्त पूरी करना आवश्यक नहीं है। हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, श्री माधव जो भारतीय नागरिक हैं, पहली बार 20 अक्टूबर 2018 को रोजगार हेतु अमेरिका गए तथा 31 मार्च 2019 तक वहीं रहे। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए इनकी निवासीय स्थिति को हमें कारण सहित समझाना है। क्या कहेंगे हम कि मिस्टर माधव जो हैं वो गत वर्ष में क्या थे, निवासी करदाता थे, क्योंकि गत वर्ष में वे 182 दिन से ज़्यादा भारत में रहे हैं, यानी कि आधारभूत शर्त की पहली परिस्थिति को वो पूरा करते हैं, तो वो निवासी करदाता कहलाएंगे। हमारी अगली जो प्रॉब्लम है वो है, ऐसी 2 आय के उदाहरण दीजिए जो भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है। क्या कहेंगे हम, भारत में किसी व्यापारिक संबंध में उपार्जित आय, कोई व्यापारिक क्रिया हुई उससे उत्पन्न होने वाली आय, भारत में स्थित पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ, ये दोनों यदि भारत में हुए हैं तो ये भारत में उपार्जित हुई आय माने जाएंगे। इसी तरह आयकर के उद्देश्य के लिए करदाता के निवास स्थान का के दायित्वों का अपन आपसी संबंध यदि स्पष्ट करते हैं, मतलब आयकर के उद्देश्य के लिए यदि हम करदाता के निवास स्थान व कर दायित्व के आपसी संबंधों को यदि हम स्पष्ट करते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं। अभी वही चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यदि हम उसे आंसर फॉर्म में लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि विभिन्न स्थिति में करदाता की कुल आय का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किया जाता है। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कर भार की स्थिति बताई थी वो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। निवासी करदाता की दशा में कुल आय का निर्धारण करते समय गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई समझे जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित आय या उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, और लास्ट हमारा होगा गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई समझे जाने वाली समस्त आय। असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझे जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित हुई या उदय हुई समझे जाने वाली समस्त आय। इसी तरह गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई वह आय जो ऐसे व्यापार से जिसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो प्राप्त हुई हो अथवा भारत में स्थापित किसी ऐसे पेशे से प्राप्त हुई हो। अनिवासी करदाता की दशा में कुल आय का निर्धारण किस तरह से होगा, गत वर्ष में करदाता या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझे जाने वाली समस्त आय, गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, तथा अनिवासी करदाता की विदेशी आय पर कर नहीं लगता चाहे वह उसे गत वर्ष में ही भारत में ले आया हो। तो इस तरह से हमने देखा कि करदाता की निवास स्थिति में किस तरीके से निवास स्थिति का निर्धारण हम किस तरीके से करते हैं और किस तरह से हम उसे तीनों श्रेणी में विभाजित करते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जब उसकी निवास स्थिति का निर्धारण हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी उपार्जित या अर्जित आय पर किस तरीके से हम कर दायित्व की गणना करते हैं। इसी के साथ हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस से संबंधित कुछ समस्याएं भी हमने, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस की है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी अगली क्लास में हम आय के स्रोत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।